नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ चौथा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पाठ तीसरा। पहले मैं इस चौथे पाठ में 2 पाठ करा चुका हूँ। उसमें यूरोपीय संघ, आसियान दोनों संगठनों के बारे में पूरा विस्तार से तुम्हारे को पहले 2 पार्ट में बता दिया है। अब आप तीसरा जो पाठ करने जा रहे हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में पाठ में तीसरा पाठ है ये। इसमें आज हम देखेंगे चीन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार की है, भारत और चीन के किस प्रकार के संबंध रहे हैं, किस तरह ये शक्तिशाली बना है, इसके बारे में हमें आज जो है इस पाठ में हमने देखना है। चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा देश है और इसकी अर्थव्यवस्था आज यदि देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो हम ये देखें कि जो इसकी अर्थव्यवस्था थी, भाई चीन की अर्थव्यवस्था कब भाई जो है ना इतनी अच्छी हुई। 1978 में चीन ने नई नीतियों को लागू किया था। अब वो कहते कौन सी नई नीतियों को लागू किया? ओपन डोर की नीति, मतलब खुले द्वार की नीति, मतलब मुक्त व्यापार की नीति। इस नीति को 1978 में चीन ने लागू किया और जब इसको लागू किया तो दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू हुआ इसका। और जैसे जो है इस नीति के तहत व्यापार शुरू हुआ तो इसकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आने लगा, काफ़ी तरक्की आई। ये है 1978 के बाद की बात। तो अब आप ये देख लें, क्या जो है 1978 से पहले कि चीन की जो आर्थिक स्थिति ऐसी थी, अर्थव्यवस्था ऐसी थी? तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी। 1949 में चीन में चीनी क्रांति हुई थी और वो जो चीनी क्रांति हुई किसके नेतृत्व में हुई? माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई। तो आप देखें वो जो चीनी क्रांति हुई जो है किस मॉडल पर आधारित थी? सोवियत संघ के मॉडल पर वो चीनी क्रांति आधारित थी। अब आप ये देख लें वो चीनी जो क्रांति की गई थी वो जो है किसके पक्ष में, किस प्रकार की गई थी? साम्यवाद के आधार पर की गई थी। किस आधार पर? साम्यवाद पर जो है आधार पर चीनी क्रांति की गई थी 1949 में। और उस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया था। अब आप ये देख लें कि 1950 के बाद फिर चीन की अर्थव्यवस्था कैसे क्या हुई, किस प्रकार की थी? तो 1950 के बाद हमने देखा चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, विदेशी व्यापार बिल्कुल भी नहीं होता था, दूसरे देशों के साथ कोई व्यापार नहीं करते थे। अब आप देख लिया था क्यों नहीं करते थे, क्या कारण था? क्योंकि चीन के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। अब विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो व्यापार कैसे करेगा? तो चीन ने ये सोचा कि हमारे पास तो विदेशी मुद्रा है ही नहीं और हम जो है व्यापार जो है दूसरे साथ कर ही नहीं सकते, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं इस समय। तो इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया, क्यों ना अपने संसाधनों जो हमारे पास संसाधन है उनका प्रयोग किया जाए। उनका प्रयोग करके उन्होंने फिर क्या किया? कृषि पर जोर ज़्यादा दे दिया। कृषि का मतलब खेती पर। खेती में जो है ज़्यादा पैदावार करने पर जो है उसको अच्छा सुधारने में ज़्यादा ऊपर जोर दे दिया। अब जो खेती में उस खेती में सुधार करने के बाद जो उसे पूंजी प्राप्त हुई ना, तो उन्होंने उस पूंजी से उद्योग धंधे लगाए। अब जो वो उद्योग धंधे जो लगाए, अब उसमें क्या देखा अब उसमें जो है वह इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। तो क्या कितना आने लगा? कम से कम जो है 5 और 6 जो है प्रतिशत जो है इसमें सुधार आने लगा। लेकिन कुछ इसके सामने समस्या भी आई।
सुधार तो आने लगा, लेकिन कुछ समस्या आई। क्या समस्या आई? वो थी जनसंख्या की। जनसंख्या की क्या समस्या थी? 2 और 3% या फीसदी कह लो या प्रतिशत कह लो, जो सालाना जो जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जो इतने संसाधन तो नहीं थे ना कि जो मान लो जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो संसाधनों का कितना प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है मान लें कि जो चीन को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, उसका आयात करना था, लेकिन वो आयात नहीं कर पा रहे थे। कारण अभी जो आपको बताया है कि उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम जो आयात तो कर नहीं सकते, क्यों ना अपने संसाधनों के द्वारा जिस घरेलू रूप में जो हमें आवश्यकताएं हैं उनका खुद उत्पादन क्यों ना करें। तो उन्होंने उन चीज का जो है खुद उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब तुमने देखा कृषि में सुधार किया, उससे जो पूंजी प्राप्त हुई, उद्योग धंधे लगाए और जो है घरेलू उत्पादन जो है उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे जो उनकी आवश्यकताएं पूरी होने लगी। फिर क्या हुआ कि वहाँ के सभी लोगों को रोजगार मिल गया, कोई जो है बेरोजगार नहीं था उस समय। तो लोगों को सभी को जो है उस समय रोजगार मिल गया, सभी जो है काम में लगे हुए थे। फिर आगे चलकर क्या हुआ, 1970 में 1970 के दशक में, दशक होता है 10 साल का, 1970 से लेकर और 80 तक बीच में, 1970 के दशक में इन्होंने जो है नए बड़े फैसले किए, निर्णय किए बड़े बड़े। अब वो देखिए किस प्रकार के कौन से किए। 1972 में जो है चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। किस प्रकार के संबंध? आर्थिक संबंध और राजनीतिक संबंध। अब देखो, अभी आप जो पढ़ के आए थे 1949 में जो है इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था और साम्यवाद का जो है इसने उसका आधार पर जो इसने वो क्रांति की थी और पूंजीवाद का विरोध किया था। लेकिन 1972 में क्या किया, इन्होंने अमेरिका से जो है संबंध बनाने स्थापित कर दिए। वो कौन से? आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। अब जो किस लिए? भाई अपनी स्थिति को जो है आर्थिक रूप से स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जा सके। अब 1973 में क्या किया, 1973 में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई, उन्होंने क्या किया, 4 नए क्षेत्रों में बड़े जो है आधुनिकीकरण किए। 4 नए क्षेत्रों में जो है नए आधुनिकीकरण किए। अब वो देखे भाई कौन से वो 4 क्षेत्र थे जिसमें जो है वो आधुनिकीकरण किए। पहला उसका क्षेत्र था कृषि, खेती। अब उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए जो है नई तकनीकी अपनाई, नई औजार अपनाए, नए जो है मतलब तरीके अपनाए, नए ढंग अपनाए, जिससे जो है खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। जो है इस प्रकार के जो है ये उन्होंने जो है 1973 में शुरू किए। अब दूसरा कौन सा अपनाया इन्होंने, दूसरा कौन सा अपनाया, उद्योग धंधे। अधिक से अधिक जो उद्योग धंधे जिसमें लगाए, तो उसमें क्या क्या उद्योग धंधे पहले भी थे, फिर क्या क्या उसमें उस उद्योग धंधे में नई मशीनें शुरू करी, नई जो है नई औजार शुरू करिए, जिससे नई तकनीकी शुरू करी, जिससे अधिक से अधिक जो है उत्पादन हो सके और जो है और उत्पादन करके आयात और निर्यात से द्वारा आर्थिक स्थिति को ज़्यादा सुधारा जा सके। ये जो है दूसरा नया क्षेत्र आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण का मतलब समझ रहे हो ना भाई, उस समय जो है जो नए तरीके, नए औजार अपनाए गए। भाई पुराने को जो है जो प्रयोग करते थे वो नहीं, जो भाई नई मशीनें जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, तभी आधुनिकीकरण उसी को वही माना जाता है। तो तीसरा इन्होंने क्या किया, सेना के क्षेत्र में क्या किया, भाई सेना को नए नए हथियार जो है लेकर दिए उनको। भाई सेना के रूप में जो है वो शक्तिशाली बन सके, अपने देश को सेना के रूप में शक्तिशाली बना सके। नए हथियारों का जो है मतलब खरीदे, नए हथियार तैयार किए, इस प्रकार का करने लगे। चौथा देखो उन्होंने चौथे क्षेत्र में क्या किया, विज्ञान प्रौद्योगिक मतलब टेक्नोलॉजी में जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य किए, उसका ज़्यादा प्रभाव जो है किया। इन 4 क्षेत्र 1973 में जो है ये अपनाए, जिससे ज़्यादा वो शक्तिशाली बने। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया है, जो पहले शुरू में बता चुका हूँ, जो 1978 में इन्होंने जो खुले द्वार की नीति को अपनाया, जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है इनकी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, मुक्त व्यापार किया इन्होंने, ओपन डोर की नीति अपनाई, तो जिससे जो है और भी ज़्यादा ये शक्तिशाली, क्या आर्थिक रूप से शक्तिशाली जो है बढ़े। अब आगे फिर इन्होंने किया गया 1982 में
जो कृषि करते थे ना, खेती, तो आप जो पीछे भी पढ़ के आया है भाई, जो इन्हें साम्यवादी को अपनाया था, लेकिन 1982 में क्या किया, खेती को निजीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया खेती का। अब वो क्यों किया, वो इसलिए क्या भाई, उसमें कृषि में और ज़्यादा सुधार आ सके भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा, फिर निजीकरण करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया, खेती में उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा। अब ज़्यादा उत्पादन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कृषि से पूंजी ज़्यादा प्राप्त होगी, पूंजी ज़्यादा प्राप्त होगी तो जब उद्योग धंधे अधिक लगेंगे और व्यापार आयात निर्यात ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो है ये उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। अब उनके पास कोई कमी नहीं रही थी भाई, जो है ना, विदेशी मुद्रा की भी कोई कमी नहीं रही थी। पहले कमी थी, विदेशी मुद्रा नहीं थी, जो है मतलब घरेलू सारा उत्पादन करना पड़ता था, लेकिन अब विदेशी आयात निर्यात के साथ जो है विदेशी मुद्रा की कमी नहीं रही। अब फिर आगे उन्होंने क्या किया, 1998 में जो है उद्योगों का निजीकरण कर दिया भाई। उद्योगों में भी जो है निजीकरण करने के बाद जो दूसरे देश के थे वो भी वहाँ पर आप उद्योग आगे लगा सकते थे। तो इस तरह जो है उद्योग भी बहुत ज़्यादा वहाँ लगे और बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। अब देखो कमाल की बात, इन्होंने एक और बहुत बढ़िया काम किया था। इन्होंने जो है, जो सोवियत संघ, जो मैंने पिछले पाठ में आपको बताया था, जो सोवियत संघ के जो देश थे, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था और उसके देश जो है उन्होंने समाजवाद अपना रखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, शाक थेरेपी अपनाया था। मतलब शाक थेरेपी को तुम्हारे को बताया था, पूंजीवाद को अपनाया था अमेरिका की शाक थेरेपी। लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने शाक थेरेपी को नहीं अपनाया। उसने बोला मैं शाक थेरेपी को नहीं अपनाता, बोला उसने क्या किया, बोला उसने चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से कार्य किया। अब आप देखिए चरणबद्ध तरीके से क्या मतलब हुआ। देखो पहले उसने कृषि पर किया, जब तक कृषि में अच्छी तरह सफलता प्राप्त नहीं की ना, कृषि में अच्छी तरह सुधार नहीं है, आगे नहीं बढ़े वो। फिर उद्योगों पर किया, उद्योगों पर जब तक सफलता प्राप्त नहीं, आगे नहीं बढ़े। फिर जो खुले द्वार की नीति अपनाई, जब तक उसमें कामयाब नहीं, आगे नहीं बढ़े। निजीकरण कर दिया खेती का, उसमें कामयाब नहीं, आगे नहीं बढ़े। इसी तरह वो जो है चरणबद्ध तरीके से जो है उन्होंने काम किया, तरीके से काम किया। अब देखो 1998 में अभी आपको बताया जो उद्योगों का निजीकरण कर दिया। 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह जो है चीन जो है शक्तिशाली के रूप में जो है विश्व में जो है शक्तिशाली रूप में उभर के आएगा। अब एक और बात बताता हूँ तुम्हारे को। तो जब जो है चीन ज़्यादा जो है मतलब खुले द्वार की जब इसने नीति अपनाई थी और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था आगे, तो उस समय लोग ये कहने लगे थे यदि चीन इसी तरह तरक्की करता रहा तो आने वाले समय में 2040 तक जो है अमेरिका से भी आगे टप जाएगा। यदि इसी गति से इसकी जो है आर्थिक रूप से गति चलती रही तो अमेरिका से जो है आगे टप जाएगा। पूरे विश्व में वर्षों जो है केवल चीन का हो जाएगा। उस समय ये कहा जा रहा था, उस समय जब जो है ये ओपन डोर की नीति अपनाई और कृषि का और उद्योग धंधे का जो है इसने ये कार्य किया था, तो ये कहा जाने लगा था। तो अब अपन ये देख लेते हैं चीन और भारत के संबंध। तो अगला प्रश्न है चीन और भारत के संबंध कैसे हैं। अब चीन और भारत के संबंध, ये आपको पता है कि चीन और भारत के संबंध आज भी देखें तो इसमें जो है चीन और भारत के संबंध में जो खटास है। जब शुरू में देखा कि जो है जब साम्राज्यवाद था उससे पहले जो है साम्राज्यवाद से पहले चीन और भारत के संबंध अच्छे होते थे, जो है दोनों शक्तिशाली देश होते थे, भारत भी और चीन भी। लेकिन जब इनको बाद में जो है जब आज़ादी मिली उसके बाद जो है इनमें शुरू में तो संबंध ठीक हुए थे, लेकिन इनमें संबंधों में खटास आना शुरू हो गया था। 1950 में चीन ने क्या किया, जो जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख है ना, तो उसने ये कहा भाई लद्दाख का ये जो हिस्सा हमारा है उस पर जो है ये कब्जा, उसने ये कहा भाई ये हमारा हिस्सा, ऊपर कब्जा जमाने लग गया था। और अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश पूर्व की साइड है, भारत की पूर्व की साइड अरुणाचल प्रदेश, उसका कुछ हिस्सा भी चीन कहता है जो है ये भी हमारा है। अब इन चीज़ों को देखकर जो है ना भारत और चीन में जो है खटास पैदा शुरू हो गए थे। लेकिन जो है 1962 में जो चीन ने भारत पर आक्रमण ही कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो जो है हमारी और ज़्यादा खटास शुरू हो गई, और जो है जब युद्ध हो गया तो इनकी बिगड़ गई आपस में। तो अब ये जो आक्रमण क्यों किया, चीन ने ये कहा भाई, चीन ने मैं तुम्हारे को बताऊंगा भाई ऐसा पंचशील का समझौता। तो चीन ने कहा भाई जो है ना जब हमारा समझौता हुआ था पंचशील का सिद्धांत का, तो उसमें एक ये समझौता था कि जो है भाई हम एक दूसरे की आंतरिक दखलबाजी नहीं करेंगे। लेकिन बोला भारत ने आंतरिक दखलबाजी की है, बोला किस चीज़ की, बोला जो है जो लद्दाख में, जो लद्दाख बोला चीन का हिस्सा है, बोला लद्दाख का जो धार्मिक नेता था
दलाई लामा, उसको जो है इन्हें शरण दे दी। जम्मू कश्मीर में एक धर्मशाला जगह है वाले, वहाँ पर इसको शरण दे दी। तो इसलिए बोला मैं जो है आक्रमण किया है, चीन ने ये जो है एक बात कही थी। तो अब आपको इसलिए जो इनके अंदर खटास था, इनकी जो है मतलब आपस में जो संबंध में बहुत ज़्यादा खटास था। अब आप देख लेते हैं प्रश्न अगला, पंचशील समझौता क्या है। तो जो है 1954 में आपको बता दी उसने लद्दाख पर जो है कुछ अधिकार कर रखा था। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है पंचशील का समझौता हुआ था 1954 में। 29 अप्रैल 1954 में इस पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर हुए थे जो है चीन और भारत के बीच में। अब आप देख ले क्या उसमें कौन से 5 सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत थे उसमें। पहला सिद्धांत था अखंडता और प्रभुसत्ता पर जो है एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और दूसरा इसमें था जो है मतलब अभी मैंने जो पहला पॉइंट बताया थोड़ा गलत बोल गया मैं, तो इसमें था भाई जो है ना अखंडता और संप्रभुता पर जो है एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे। दूसरा एक दूसरे पर जो है दूसरा इसका सिद्धांत था एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा ये था कि जो है एक दूसरे के देश में आंतरिक दखलबाजी किसी प्रकार की नहीं करेंगे। चौथा था जो है पूर्ण रूप से पूर्ण शांति अस्तित्व पर जो है कायम रहेंगे। और जो है जो चौथा था समानता और लाभकारी संबंधों को जो है बनाए रखेंगे। इस प्रकार के जो है इनके ये जो है 5 सिद्धांत थे। तो तभी उन्होंने कहा था भाई तुमने जो दलाई लामा को दिया ना, बोला जो तीसरा जो तुम्हारे को बताया आंतरिक दखलबाजी नहीं करेंगे, तो इसलिए जो हमने युद्ध किया है। आप अपन देख लेते इनकी जो पंचशील का सिद्धांत इनकी जो किस प्रकार खटास है। क्या जो है 1962 में जो इसने युद्ध किया था उसके बाद इसके बाद किसी प्रकार की भाई हमारे किस प्रकार के कोई संबंधों में सुधार हुआ, ये अगला प्रश्न है। तो इसमें आप कहेंगे भाई जो है लंबे समय तक जो है लंबे समय के बाद कुछ सुधार हुआ। 1970 के दशक में चीन के अंदर जो है राजनेता में परिवर्तन आया। राजनेता वहाँ के जो है बदले, नेता वहाँ के बदले, उनकी सरकारों में जो है नेता बदले। जब वो बदले तो जो है कुछ सुधार आया 1900 दशक में। 1981 में जो है कुछ जो है मतलब आपस में जो इनके समझौते भी हुए, कई चीज़ों पर जो है चीन और भारत के समझौते हुए। और जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे वो जो है उस समय उनने चीन का दौरा भी किया था, केवल इसलिए जो है भाई हमारे आपस में जो समझौते में और सुधार आ जाए, जो हमारी आपस में जो संबंधों में जो है और सुधार आ जाए। इस प्रकार की जो है चीन और भारत के जो है आज हमारे मतलब जिस तरह पर चाहते हैं संबंध वो सुधार इस तरह नहीं है, लेकिन दोनों आपस में प्रयास कर रहे हैं कि उसमें सुधार लाया जा सके। ये था हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये जो पाठ आज जो है 3 पार्टों में जो है पूरा हो चुका है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो अगली वीडियो में आपको मैं करा दूंगा।